नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महाकुंभ को सफल बनाने में देशवासियों के प्रयास से अभिभूत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी भावना, कहा सोमनाथ में हर भारतीय के लिए करूंगा प्रार्थना। प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों और कर्मचारियों से की मुलाकात। महाकुंभ में उत्कृष्ट सेवा के लिए जताया आभार। योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के घेराव की पूरी तैयारी। सत्ता पक्ष ने कहा अभी तो पूर्व सरकार की पूरी कैबिनेट का उजागर होगा चेहरा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने कहा असफल देश पाकिस्तान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर। और फिर बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बूंदाबांदी से गिरा तापमान। और आइए अब खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अभिभूत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने लिखा एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत हूं। मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धारूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि महाकुंभ में जिस भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और विरासत को सुदृढ़ और समृद्ध रखने के लिए कई सदियों की एक सशक्त नींव भी रख गया। प्रयागराज का महाकुंभ आज दुनिया भर के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के साथ ही प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए भी रिसर्च का विषय बन गया है। आज अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन सहित कई स्टेशंस का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई और सबको सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया गया और बधाई भी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेन चलाई गई। इसमें सभी एजेंसियों का निकट समन्वय रहा। सामाजिक समरसता का हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी लोग को फेल नहीं हुआ।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन स्टेशन का भी दौरा किया। वहां रेल अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर महाकुंभ के दौरान की गई व्यवस्था के लिए सभी का आभार जताया। महाकुंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की नजर बनाए हुए हैं। अब इससे औपचारिक समापन पर मुख्यमंत्री आज स्वच्छता कर्मयोगियों और श्रमिकों से मुलाकात कर उनका आभार जताएंगे। वो त्रिवेणी तट पर मां गंगा की आरती करेंगे। इसके बाद वो त्रिवेणी संकुल में जाकर नाविकों से संवाद और मुलाकात करेंगे। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर वो आज मीडिया से भी बातचीत करेंगे। महाकुंभ के भव्य आयोजन की तारीफ हर कोई कर रहा है। कुंभ के सफल आयोजन में जिन लोगों ने साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी, हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी प्रशंसा करते हुए सारे श्रद्धालु वापस गए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने सफाई का काम किया पूरे कुंभ में, क्या व्यवस्था रही? बढ़िया व्यवस्था रही सर, बढ़िया व्यवस्था रही, खूब अच्छे से सफाई का काम हुआ, खूब बढ़िया से हुआ। लगा हमने मन लगा की सेवा की, सारे तीर्थयात्री आए, सब लोगों ने नहाया, साफ सफाई हमने तन मन से की। मतलब खुशी हुई, हमें सेवा करने में अच्छा लगा। सबका श्रद्धालु आए। अब कहते हैं ना कि भगवान ही होते हैं, इंसान में ही भगवान होते हैं। क्या पता किसी रूप में भगवान ही आ जाए। जैसे कि सावरी है सेवा कर रही थी, अब राम की प्रतीक्षा कर रही थी, क्या पता किस भेष पे आ जाए भगवान। इसीलिए हम अपना तन मन से खूब सेवा की, आप लोगों की, आप सब लोगों की। सुबह आते थे, उसके बाद हम लोग मतलब जहाँ पे हमारा काम लगा था वहाँ पे अच्छे से काम करते थे, पूरा कचरा जो है साफ करते थे। बहुत खुशी होती थी कि मतलब हम इतने तन मन से सफाई कर रहे हैं और लोग हमें तारीफ भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सफाई का जो काम इनको दिया गया था उसको बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने निभाया है, और वो दिखा भी पूरे कुंभ में कि सफाई को लेकर कोई शिकायत नहीं रही। ये लोग प्रसन्न हैं कि इस तरीके की व्यवस्थाएं करने का अवसर इनको मिला और एक महाकुंभ का जो आयोजन है वो सफलता के साथ बीत गया। और जिस तरह से आज औपचारिक समापन होना है महाकुंभ का, इसी पर बात करने के लिए रामेंद्र सिंह महाकुंभ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र से बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन पर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की। श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की है। रेल मंत्री ने रेल कर्मियों की हौसला अफजाई की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन सहित कई स्टेशनों का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सबको सफल संचालन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और बधाई दी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेन चलाई गई। करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है भगवान राम के यज्ञ में, वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने प्रयागराज आने वाले लोगों को श्रद्धालु मानकर सेवा भाव से कार्य किया है। स्टेशन पे पैसेंजर्स आए, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखे। हमने एक ध्यान रखिएगा आप, मोदी जी ने हमेशा एक चीज़ हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है, हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है, ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया। रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए रेल मंत्री ने 10 में से 20 नंबर देने की बात की। महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद
रेलवे अपनी भूमिका के लेकर के जिस तरह से प्रफुल्लित हैं। रेलवे मिनिस्टर भी आज प्रयागराज पहुंच करके यहाँ पर उन्होंने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया, जो लोगों ने रात दिन लग करके इन 45 दिनों में श्रद्धालुओं की सेवा की और उन्हें अपने गंतव्य से लाने और ले जाने का काम किया। दिनेश सिंह चौहान के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, प्रयागराज। इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जो अपने आप में अनोखा है। 45 दिन में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे, जो इतनी बड़ी आबादी है, सैकड़ों देशों की आबादी के बराबर। इस महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम तट पर एक पूरा जिला ही बसा लिया गया था और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत भव्य इंतजाम किए गए थे। मूलभूत सुविधाओं से लेकर डिजिटल कुंभ के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं सुनिश्चित की गई। क्या रहा इस बार के महाकुंभ में खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 45 दिन तक चला महाकुंभ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान आस्था की डुबकी लगाई। संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो ये 55% हो गई है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 55% से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। यही नहीं, जापान की आबादी से 5 गुनी, फ्रांस की आबादी से 10 गुनी से ज्यादा आबादी ने यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। अमेरिका की लगभग आबादी 34 करोड़, फ्रांस की 6.5 करोड़ और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिला। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दावा किया था कि प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के दौरान सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। व्यापार संगठन कैट ने भी सरकार के इन दावों की पुष्टि कर दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 14 जनवरी को पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 29 जनवरी को दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 3 फरवरी को तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकतें झोंक दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते रहे। तमाम मंत्रालयों की इसमें अहम भूमिका रही। साथ ही दिव्य भव्य महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने। महाकुंभ तीर्थयात्रियों के लिए 42 दिनों में 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। मौनी अमावस्या के अवसर पर 360 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयाग पहुंची। ऐसा मूवमेंट पहली बार था। महाकुंभ के दौरान 2,800 से अधिक फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के दौरान 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयागराज उतरे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण और उनकी देखरेख एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। बिजली सप्लाई के लिए 1,532 किलोमीटर लाइन खींचकर 4,71,000 कनेक्शन दिए गए। महाकुंभ में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं और इस आयोजन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का भी अनुमान रहा। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने विभिन्न घाटों की एक साथ सफाई कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को एक साथ 21,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का भी रिकॉर्ड बना। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने सफल बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया। महाकुंभ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग श्रद्धालुओं की संख्या को गिनने के लिए किया गया। वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए 2,750 AI संचालित कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। 100 मीटर गहराई तक अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
दुनिया में इतना बड़ा समागम आज तक नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां पूरे विश्व को चौंकाया, वहीं व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस आयोजन ने प्रयागराज समेत पूरे देश की इकोनॉमी पर जबरदस्त सकारात्मक असर डाला। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ, उसी भव्यता के साथ समाप्त भी हुआ। दिव्य भव्य महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक जारी रहेगी। चर्चा आयोजन की होगी, चर्चा व्यवस्था की होगी, इसके साथ ही चर्चा अर्थव्यवस्था की भी होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिला। छोटी मोटी चीजें बेचने वालों ने भी बम्पर कमाई की। जिस जगह पर करोड़ों श्रद्धालु जुटे, जाहिर है वहां खरीदारी भी खूब हुई। जबलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ आई 15 वर्षीय सेवा ने रुद्राक्ष की माला बेचकर अपनी आर्थिक हालत में सुधार किया। ज्यादा भीड़ आती है तो 10, 15 भी हजार मिल जाता है और अभी तो 5-6 हजार मिल जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो ज्यादा भीड़ आती है तो कितनी आमदनी हो जा रही है आपकी? 10-15 भी हजार मिल जाता है। तो जो ये आमदनी हुई है, इससे आप क्या प्लान है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे जाके। कुछ ऐसा ही अनुभव 22 वर्षीय नीरज का भी रहा। त्रिवेणी संगम तट पर चाय बेचकर अच्छी खासी कमाई की, जिसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए करेंगे। नीरज और सेवा जैसे कई लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कभी न भूलने वाला रहेगा। महाकुंभ के दौरान करीब 15,000 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। खाने पीने की चीजें हों या पूजा पाठ की, लोगों ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा स्थानीय राजस्व में इजाफा हुआ। महाकुंभ से न सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि हुई, बल्कि प्रयागराज की तस्वीर भी बदल गई। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिसका लंबे समय तक प्रयागराज को लाभ होगा। 4,000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख तंबू, 30 पॉन्टून पुल और 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें नए फ्लाईओवर, अंडरपास, नए कॉरिडोर, नए घाट का निर्माण, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण आदि पर अधिक खर्च हुआ। 66 करोड़ से अधिक संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कमाई के आंकड़ों पर शोध जारी रहेगा। अक्षय डोंगरे, प्रयागराज, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। नई सरकार के कामकाज को संभालते ही राजधानी दिल्ली में सियासी पारा एकदम हाई है। सत्ता की बागडोर को संभालते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके दिए जा रही हैं। बीजेपी के एजेंडे को पूरा करते हुए रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके बाद से पक्ष विपक्ष में सियासी संग्राम चरम पर है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि शराब घोटाले में आपकी तत्कालीन सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की लूट की, लेकिन अभी तो ये एक ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। अभी तो ऐसी 13 रिपोर्ट्स आना और बाकी है।
तब क्या होगा। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। शराब की ऑडिट रिपोर्ट पर सदन में आज चर्चा होगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शीश महल समेत कई विभागों का ऑडिट कैग ने किया। बीजेपी की रणनीति है कि एक एक कर ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली जाए, जिसके लिए दिल्ली विधानसभा सत्र को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा रखेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे और इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा का जो सत्र चल रहा है वहां से जो ये कार्यवाही चल रही है आप देख सकते हैं। और मोहन सिंह बिष्ट अब डिप्टी स्पीकर होंगे दिल्ली विधानसभा के लिए। और पहले ही कैग रिपोर्ट पेश की गई, उस पर आज चर्चा होनी है। और कई ऐसे पेज हैं जिसमें फंसी हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो तमाम अनियमितताएं की गई हैं उनके कार्यकाल में, उसका खुलासा कैग रिपोर्ट के जरिए अब किया जाएगा। और कैग रिपोर्ट के अपने मायने हैं, क्योंकि कई बार कई सरकारों में जब कैग ने अपनी रिपोर्ट को जाहिर किया तो जो तमाम अनियमितताएं और भ्रष्टाचार कार्यकाल में हुए थे उसके उजागर होने के बाद साख पर बट्टा लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है जब कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो कई ऐसी बातें हैं जो जिससे अब तक आम जनता अनभिज्ञ रही है वो खुलकर सामने आएंगी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है लगातार। आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त सदन में मौजूद हैं। जो दिल्ली के लोगों की पीने की पानी की जो व्यवस्था थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे, शायद अब उनको उससे छुटकारा मिलेगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिस आसन पर आप बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आप हमारी ऐसी चीजों का, ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को जरूर निर्देश देंगे, जिससे लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। शायद धन्यवाद। थैंक यू। अनिल कुमार शर्मा। जिन मेंबर्स का नाम बोला और वो नहीं उपस्थित थे या नहीं बोले, उनको बाद में मौका दिया जाएगा जब ये पूरी सूची पूरी हो जाएगी। तो आप मोहन सिंह बिष्ट को यहाँ पर सुन रहे थे। और जिस तरह से कैग की रिपोर्ट पर जब चर्चा होगी, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, उस लिहाज से आप समझिए कि बहुत कुछ सामने निकल कर यहाँ आएगा। इसीलिए हमने देखा कि अब जब कैग की रिपोर्ट पेश होने से पहले भी जो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री, उन्होंने भी अपने काम पूर्ण तरीके से करने शुरू किए। और नई सरकार का कामकाज संभालते ही ये जो दिल्ली विधानसभा का सत्र है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष की विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। तो कैग रिपोर्ट पर चर्चा से पहले क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने, आइए सुनते हैं। सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया। और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुँचे। और
जिस तरह से दिल्ली विधानसभा सत्र चल रहा है, हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें, उसी पर बात करने के लिए गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश, तो हम ये मानकर चलें कि जब ये चर्चा होगी कैग रिपोर्ट पर, जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सी ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा और अभी तो ये एक रिपोर्ट पेश की गई है, कई रिपोर्ट्स आना बाकी है। बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी तो केवल एक ही रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर ही परत दर परत चीज़ें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहें कि जो तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें घिरती हुई नज़र आ रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो है आम आदमी पार्टी का कोई विधायक विधानसभा के अंदर देखने को नहीं मिला। आपने देखा होगा, हमने सत्र की कार्रवाई को दिखाने का प्रयास किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक आज मौजूद नहीं रहा। हालांकि आज की बात की जाए तो सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू होते के साथ ही जो मालवीय नगर के विधायक हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने कहीं ना कहीं जो खंडित मूर्ति का मामला उठाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्षेत्र में पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे और उनके क्षेत्र में एक पार्क के अंदर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई थी, जो पूरी तरह से हाथ उनका खंडित था, खंडित मूर्ति इसी तरह से लगी हुई है। और उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन उसको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि मालवीय नगर के एक पार्क के अंदर खंडित मूर्ति लगी हुई है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से अन्य जो विधायक हैं उनको मोड़ने का मौका दिया गया है और वो सीएजी की रिपोर्ट के पर बोल रहे हैं। सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं चंदन कुमार चौबे भी बोले हैं, इसके अलावा अभय कुमार वर्मा भी बोलेंगे और मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपना मामला उठाया है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। और अभी फिलहाल इन सब की जो विधायक हैं अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कहीं ना कहीं जो मोहन सिंह बिष्ट हैं मुस्तफाबाद से विधायक हैं, उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे डिप्टी स्पीकर के लिए और उसके बाद मनजिंदर सिरसा जो हैं वो उनके नाम का जो है समर्थन करेंगे, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इस तरह से आज डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा। गिरीश, लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो आपकी आबकारी नीति, जिस पर कैग रिपोर्ट की जो जांच है, उसके लिए दिल्ली विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है वो गठित करने की बात भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, लोक लेखा समिति को गठित करने की बात की जा रही है। इसके बाद ये सीएजी, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित थी, करीब 14 रिपोर्ट हैं, उनको दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा ही नहीं गया, यानी कि इनमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कह सकते हैं कि अभी ये ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। और हालांकि कांग्रेस ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं इसको लेकर, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पर उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि किस तरह की दास्तां बयां करती है सीएजी की रिपोर्ट, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि लोक सेवा जो समिति बनाई जानी चाहिए। तो अभी जो है फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट है, उस पर चर्चा चल रही है, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पर आगे देखा जाएगा, एलजी के पास इसको भेजा जाएगा और क्या क्या कार्रवाई होगी ये देखना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट जो है लगातार सदन में पेश की जा रही है, अभी केवल एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। दिल्ली विधानसभा में जो आबकारी से जुड़ी हुई है उसमें ही कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कैग की रिपोर्ट का एक बहुत अहम केंद्र बिंदु है जो आबकारी नीति में अनियमितताएं हुई, जिसकी वजह से ये भी खुलासा सामने आया है कि करीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान आपकी और हमारी दिल्ली को हुआ है। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। अगर 2021 और 22 की बात की जाए तो उस समय इस तरह की आबकारी नीति के अंदर कुछ ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया जाता है जो केवल एक ही व्यक्ति रहा, यानी कि एक व्यक्ति के पास ही इतने सारे आपके पास टेंडर रहे, जबकि लाइसेंस सबको दिया जाना चाहिए था। और भी कई अनियमितताएं बरती गई, जिसके हिसाब से करीब 2026 करोड़ रुपए का घाटा उस दौरान जो है दिल्ली सरकार को उठाना पड़ रहा है, यानी कि वो हम सबकी जेब पर, उस पर एक तरह से
कहेंगे डाका पड़ा, क्योंकि जिस तरह से लगातार आबकारी नीति जो थी उसके अंदर पूरी तरह से अनियमितताएं बरती गई और उसमें कहीं ना कहीं ये सीएजी की रिपोर्ट सामने आती है जिसे लंबे समय से सामने रखी भी नहीं जा रही थी। लेकिन फाइनली जब दिल्ली के अंदर रेखा सरकार यानी कि भाजपा की सरकार जब दिल्ली के अंदर बनी है तो अब उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को यहां विधानसभा के पटल पर रखा है। बिल्कुल, और जिस तरह से अब जब इस रिपोर्ट से नित्य नए खुलासे सामने आएंगे तो उम्मीद है कि गहमा गहमी भी हमें दिल्ली विधानसभा सत्र में दिखाई देगी। आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे इस पूरी खबर पर गिरीश जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत चल रहे जो तमाम निर्माण कार्य हैं उनका निरीक्षण भी किया है। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार ने कार्यभार संभाला तब से सभी मंत्री एक्शन मोड में हैं। इसी सिलसिले में आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने डिफेंस कॉलोनी में निर्माण कार्य का जायजा लिया और इससे पहले भी शनिवार को प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी की जो परियोजनाएं हैं, मूलचंद अंडरपास पंप का जो उन्नयन कार्य है, भैरव मार्ग से सराय कालेखां का जो रिंग रोड है उसके सुदृढ़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया है। गंभीर अपराध के मामले में दोषी करार दिए गए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है। आजीवन प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कड़ी सजा होगी। साथ ही केंद्र ने कहा कि ये मामला पूरी तरह संसद के अधिकार के दायरे में आता है और कोर्ट को आजीवन प्रतिबंध की मांग को अस्वीकार कर देना चाहिए। वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से 2016 में दायर की गई याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। सेक्शन 8 के मुताबिक खास अपराधों के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि सेक्शन 9 के अनुसार भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि अयोग्यता आजीवन अवधि के लिए होनी चाहिए। संबल जामा मस्जिद की मरम्मत मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल संबल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मस्जिद की रंग और पुताई के साथ साथ मरम्मत की अनुमति के लिए अर्जी लगाई गई है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ से इस मामले में राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग से सुनवाई पहले उनका पक्ष मांगा गया और इससे पहले मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी, जिस पर डीएम ने कहा था कि जब तक न्यायालय से कोई अनुमति ना मिले तब तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को दावा किया गया। संबल की शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर माना गया और इसके बाद प्रशासन की ओर से मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया गया और जिसे लेकर झड़प और पथराव हुआ था। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस में एक 26 वर्षीय महिला से रेप की वारदात से पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया। जब बस खड़ी थी उससे कुछ ही मीटर दूरी पर पुलिस थाना है। घटना मंगलवार तड़के करीब 6 बजे की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान 36 साल के दत्तात्रेय रामदास गाडे के रूप में की। पुलिस के अनुसार गाडे के खिलाफ पहले भी चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुणे पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए कई टीमें गठित की हैं और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इस मामले में बस डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष ने वारदात के लिए सत्ताधारी महायुति महिला सुरक्षा में विफल रहने का उस पर आरोप लगाया। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूना के पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग उठाई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक ने महिला यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए आज मंत्रालय में बड़ी मीटिंग बुलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले के संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है।
इसमें 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। क्राइम का स्पॉट है बस ही, इसीलिए उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। डे नाइट पुलिस की टीम यहाँ पर वर्कआउट कर रही है जब से इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि क्या है कि इसमें आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारी टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं, खाली उसको पकड़ना बाकी है। छिप रहा होगा तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में न्योकुम युल्लो समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में काम्पोरिजो सर्कल पर पहली बार संयुक्त मेगा न्यूकुम युल्लो समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नीशी समुदाय की पहली महिला पर्वतारोही कबाक यानो को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है और भारत पर किसी की बुरी नजर नहीं हो सकती। हम कहीं भी देश में हों, हमारा सोच एक है। आज के दिन भारत एक मजबूत राष्ट्र है। भारत पर किसी की कुदृष्टि नहीं हो सकती। भारत के प्रधानमंत्री का दर्जा देश के बड़े नेताओं में है, और आपका परम सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति में आपने विश्वास व्यक्त किया, उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का विश्वास अर्जित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कई दशक पहले भारत सरकार ने लुक ईस्ट नीति शुरू की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक्ट ईस्ट में बदल दिया, क्योंकि सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, कार्रवाई जरूरी है, और जब कार्रवाई की जाती है तो हम उल्लेखनीय बदलाव देखते हैं। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में प्रगति के संकेतक हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर गरीब बेटियों के लिए विवाह समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामूहिक कन्या विवाह समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की योजना के मुताबिक सभी जोड़ों को 51,51 हजार रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम का दौरा किया और सामूहिक कन्या विवाह समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए परिवार और समाज से महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने महिलाओं को स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने और सबल बनने का आह्वान किया। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी
कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश साल 2047 में जब अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे भारत के निर्माण में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी जोड़ों को राज्य सरकार की योजना के अनुसार 51,000 रुपए दिए जाएंगे। कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के मंदिरों और मठों की दान पेटियों को गरीब बेटियों के लिए खोलने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा हो जाता है तो भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। ये ऐसा समारोह है जो जाति विषमताओं के खिलाफ लड़ने के साहस और संघर्ष को दर्शाता है। धाम में मौजूद लोग इसके साक्षी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर तेलंगाना से, जहां के श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव दल प्रयासरत है। अब तक सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री N. उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। रेड्डी ने कहा कि इसमें मजदूरों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के साथ साथ जल निकासी में तेजी लाने के लिए उन्नत मशीनरी का उपयोग किया गया है। उम्मीद है कि 2 दिनों में SLBC सुरंग बचाव कार्य पूरा हो जाएगा। तेलंगाना में ही कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य विधान परिषद की 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अगले महीने खाली होने वाले सीटों पर सदस्यों के चुनाव के लिए ये 2 वार्षिक चुनाव हो रहा है। ये सीट है मेढक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और वारंगल, खम्मम, नलकोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। एकमात्र स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 56 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मेढक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 15 उम्मीदवार मैदान में और वारंगल, खम्मम, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 973 मतदान केंद्रों पर 3,55,000 से अधिक स्नातक मतदाता और 52,885 शिक्षक मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 3 तारीख को होगी। भारतीय जनता पार्टी सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार खड़े किए और संघ शिक्षकों को समर्थन दिया। भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे। खबर श्रीलंका से, जहां की जेल से रिहा हुए 27 मछुआरे आज चेन्नई पहुंचे। तमिलनाडु राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें घर भेजने की व्यवस्था भी की। इन मछुआरों को 13 और 23 दिसंबर के साथ साथ 26 जनवरी को श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें रामेश्वरम के पास थंगा चीमदम में गिरफ्तार किया गया और उनकी नावें जब्त कर ली गई। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आवश्यक कानूनी दस्तावेजों की जांच के बाद इन मछुआरों को रिहा कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर एक असफल राष्ट्र करार दिया जो अंतर्राष्ट्रीय दान पर जीता है। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी
मिशन प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए अपने सैन्य आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। It is unfortunate that this council's time continues to be wasted by a failed state which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में एयरबस हेलीकॉप्टर इकाई का दौरा किया, जहां उन्होंने अत्याधुनिक विमानन टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी से फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। सेना प्रमुख ने सोमवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे शेल के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। सेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि जनरल द्विवेदी ने मार्सेई में एयरबस इकाई का दौरा किया, जहां उन्हें अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रणालियों और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें एयरबस अग्रणी कंपनी है। एयरबस की मैरी ग्वेन इकाई में H-125 हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम अब नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक समिति ने घोषणा की कि नाहिद 28 फरवरी यानी शुक्रवार को राजधानी ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। नाहिद के नई राजनीतिक पार्टी का संयोजक बनने की संभावना है। जातीय नागरिक समिति के मुख्य आयोजक सरजुस आलम ने सोमवार को ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। मंगलवार को छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने एक नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद से सूचना और प्रसारण सलाहकार के रूप में इस्तीफा दिया। नाहिद की नई राजनीतिक पार्टी का संयोजक बनने की संभावना है। नई पार्टी के गठन पर जातीय नागरिक समिति की प्रवक्ता सामंता शर्मीन ने कहा कि विद्रोह के दौरान संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण के बाद से ये महसूस किया गया कि मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा बांग्लादेश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं जो दक्षिण एशिया में आधुनिक और महत्वपूर्ण देश हो, जो दुनिया भर के लोगों को जोड़े, नए विचारों को जोड़े। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। बांग्लादेश संघवाद संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महासचिव ने कहा कि जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं के मेजबान के रूप में बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने का काम जारी रखेगा। कल प्रोफेसर यूनुस को लिखे गए पत्र में गुतेरेस ने कहा कि वो बांग्लादेश और बाकी क्षेत्र पर रोहिंग्या संकट के प्रभाव, साथ ही म्यांमार के रेखाइन में बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की चिंताओं से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार के संकट के राजनीतिक समाधान की दिशा में क्षेत्रीय अभिनेताओं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना वो जारी रखेंगे, जिसमें रखाइन में रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण खत्म हो गया। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को सौंपा। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंधकों के शव के मिलने की पुष्टि की। इजराइल ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली क्रॉसिंग के जरिए ताबूतों को पहुंचाया गया और पहचान की प्रक्रिया शुरू है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और अपने देश के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिकी अधिकार देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर भी। कल व्हाइट हाउस में अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सभी पर काम किया गया है और वो लोगों की हत्या रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप से अधिक खर्च किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उनके अधिकारियों ने दोनों देशों के समकक्षों के साथ चर्चा भी की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर जोर दिया गया। ट्रंप प्रशासन के नए परिपत्र में कहा गया कि अमेरिका में संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होंगी। इस बैठक में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क भी मौजूद रहे। इस परिपत्र में सरकारी कार्यबल को कम करने के प्रशासन की कवायद पर जोर दिया गया। एजेंसियों को 13 मार्च तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इससे न केवल कर्मचारियों की छटनी होगी बल्कि कई पद पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसका परिणाम सरकारी कामकाज के तरीके में व्यापक बदलाव हो सकता है। चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेलब्लेजर यान लॉन्च किया गया। इस यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसे स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया। इस यान को लॉकहीड मार्टिन कंपनी के स्पेस डिवीजन ने बनाया। ये मिशन चंद्रमा पर मौजूद अपने जो संसाधन है उसे तलाशने और उनके उपयोग की संभावनाओं के अध्ययन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एथेना लैंडर में आधुनिक तकनीक से लैस एक कैमरा लगाया गया जिसे चांद की सतह का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके पानी कहाँ पर हो सकता है। इस मिशन से रॉकेट ईंधन की समस्या हल होने से भविष्य के मंगल मिशन के ईंधन में मदद मिलने की संभावना है और इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर मानव आबादी बसाने की संभावना को मजबूती मिलेगी। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी जा चुकी है। यह अमाउंट 2014 मार्च में केवल 4 लाख करोड़ के आसपास था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के करीबन 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का परिचायक है कि देश में कृषि और इससे जुड़े तमाम जो कार्य हैं वो किसानों को दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। वहीं देश में कृषि गतिविधियां बढ़ी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बीज, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशकों जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बैंक समय पर सस्ता कर्ज दे रहे हैं। वर्ष 2019 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों तक पहुंचाना शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार बैंकों के ब्याज का 1.5% तक वहन करती है और किसानों को 7% सालाना की दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता शॉर्ट टर्म कर्ज मिलता है। बजट 2025-26 में इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को घाटी से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। वहीं जम्मू संभाग में हल्की बारिश हुई और दिन भर आसमान पर बादलों का जमघट लगा रहा। कश्मीर में हिमपात और बारिश में तापमान में गिरावट आई। हिमपात से पवाड़ा, करना और बांडीपुर गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 4 मार्च तक मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई जिसमें मौसम सुहावना हुआ। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया था। आपको बताएं कि न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के औसतन तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। हालांकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। खबरें खेल जगत से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज 9वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली, जिससे उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हुई। ये दोनों ही टीमें अभी तक टूर्नामेंट में खाता भी नहीं खोल पाई और दोनों की नज़रें जीत के साथ अभियान का अंत करने पर टिकी है। ये लगातार तीसरा मौका है जब पाकिस्तान टीम सीमित ओवर्स की क्रिकेट के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले दौर में ही बाहर हुआ। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।